Hello everyone, welcome to Edu India classes. We are starting online classes for CA Foundation November 2020 and May 2021 batch. I am Hari Singh. I will be taking paper 4, that is for economics and BCK, business and commercial knowledge. पेपर 4 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 4 100 मार्क्स का है, out of which 60 marks is for economics and 40 marks is for BCK. बेटा मैं कहूं तो फ्री के मार्क्स है ये 100 मार्क्स आपके। यहां पर आपको मिनिमम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के लिए जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, मैथमेटिक्स के लिए जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, लॉ के लिए जितना एफर्ट्स दे रहे हैं, अगर उसका 30% एफर्ट्स आप यहां पर देंगे तो यहां पर आप 90 प्लस बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमें 90 प्लस ही स्कोर करने हैं किसी भी कीमत में, एट एनी कॉस्ट इस पेपर में। ठीक है, आप देखेंगे मैंने नोट्स भी बहुत अच्छे लेवल के बनाए हुए हैं, हर कॉन्सेप्ट के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप क्लास को जब आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90 मार्क्स को स्कोर करना है। इस अगर स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करके चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़े आसानी से हम 90 मार्क्स को इसमें स्कोर कर सकते हैं इस पेपर के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे, जब उसको खत्म करेंगे देन हम बीसीके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहुंचने से पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये बात नहीं समझ में आएगी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं तब तक हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ बेटा व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो कुछ कॉमन सी बातें निकल के आती हैं कि सर इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। इट इज अ स्टडी ऑफ मनी, स्टडी ऑफ मनी, मनी की स्टडी है। एक बात और भी बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि ये सब्जेक्ट हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अनलिमिटेड नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम एक डेफिनेशन बनाएं और एक ब्रॉडर सेंस में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक डेफिनेशन बनती है जिसे हम कहते हैं, जनरली ये डेफिनेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, बट ये डेफिनेशन सारे एस्पेक्ट को कवर करेगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इसमें कवर अप हो जाएंगे, वो सारी बातों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जैसे कहती है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि वेल्थ को जनरेट कैसे किया जाना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। देखिए इस बात को, इस डेफिनेशन को समझने के लिए अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 यूनिट है मेन इकोनॉमिक्स की। एक है आपका हाउस होल्ड, हम आप लोग। देन सेकंड है फर्म और थर्ड है इकोनॉमी, कंट्री, गवर्नमेंट। ये तीनों लोग किस तरीके से इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं वो इस डेफिनेशन से देखिए कितना बेटर तरीके से क्लियर होगा। हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूं, आप अपने घर का एग्जाम्पल कीजिए। आपके फादर, देखिए उनका मेन पूरे महीने या पूरे साल का अगर हम देखें तो मेन पूरी वर्किंग किस तरीके से होती कि जनरेशन ऑफ वेल्थ। पहले वो ये सोचते हैं कि पैसा कमाया कहां से जाए। मान लीजिए अगर वो जॉब करते हैं तो एक फिक्स सैलरी होगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से उनकी इनकम हो रही होगी। तो अल्टीमेटली हमारा मेजर फोकस इस बात पे रहता है कि पैसा कमाया कहां से जाए। हमने पैसा कमाया, इकोनॉमिक्स हमें हमने पैसा कमाया, देन अगली बात आती है कि इस कमाए हुए पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितना पैसा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, कितना पैसा सेविंग के लिए, कितना पैसा आपकी एजुकेशन में, कितना पैसा और सारी चीजों में खर्च होना चाहिए, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब एक हाउस होल्ड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जनरेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देन अगर हम सेकंड बात करें, फर्म की बात करें, तो फर्म की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी बिजनेस को आप ले लीजिए। फर्म से यहाँ पर मेरा बिजनेस या कोई कंपनी है, फर्म के मतलब यहाँ पर प्रोपराइटर से फर्म या पार्टनर से फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। फर्म से मेरा मतलब यहाँ पर है बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो किसी भी अगर हम बिजनेस की बात करें, किसी कंपनी की बात करें तो वो भी मेनली 2 ही बातों पे फोकस रहता है उनका, जनरेशन ऑफ वेल्थ, कैसे वेल्थ को जनरेट किया जाए,
और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैसे वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाद में उसी रेवेन्यू का कुछ पार्ट वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के रूप में दे देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में दे देते हैं, शेयर होल्डर को प्रॉफिट के रूप में दे देते हैं, बैंक को उनका लोन अगर लिया है तो इंटरेस्ट के रूप में दे देते हैं। ऐसे वेल्थ हमने जनरेट करी और बाद में इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो पूरी एक्टिविटी है ये आपका इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अगली जो बात है इकोनॉमी कंट्री लेवल पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट भी सेम फंक्शन फॉलो कर रही है। जनरेशन वो टैक्सेस के फॉर्म में, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रॉफिट के फॉर्म में, रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू होता है। तो जनरेशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट वेल्थ को जनरेट करती है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है इस वेल्थ को। इतना हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, इतना डिफेंस के लिए वो बजट आता है। बजट तो बजट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इकोनॉमिक्स का। पहले गवर्नमेंट अपने फ्यूचर कमिंग ईयर्स के बारे में बजट में बताती है कि इतना पैसा हमारे पास आएगा, ये हमारे रेवेन्यू होंगे और इस रेवेन्यू को इस तरीके से हम एलोकेट करेंगे। और मजे की बात पता है क्या बेटा, कि तीनों केस में हाउस होल्ड की बात करें तो फादर की भी सिचुएशन क्या होती है कि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनकी सैलरी इनकम लिमिटेड होती है, बट जो एलोकेशन होना है, जो खर्चे हैं, जैसे हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत सारे होते हैं। तब उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से खर्चों को प्रायोरिटी दी जाए। और ये प्रायोरिटी का देना कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स की स्टडी, जाने अनजाने में वो इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे हैं। बट अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा तो ये डिसीजन आप बेटर तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, फर्म की बात करें, सेम, हमारे रेवेन्यू कम होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस अधिक होते हैं। ठीक है, हमें नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आना है, उनके लिए हमारे पास बजट नहीं होता। तो अगेन हमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में ही कैसे अपनी नीड एंड वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, उनका कितना बेटर अलोकेशन करना है, इसी की स्टडी आपको इकोनॉमिक्स हमें इसी बात में मदद करेगी। गवर्नमेंट में भी आप देख लीजिए, गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि हमारा बजट डेफिसिट में आ रहा है, मतलब हमारी रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, उनको उनका जो अलोकेशन है वो उन्हें ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करती है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में इस आई वर्ड पे फोकस करिए, मैक्रो में ए वर्ड पे फोकस करिए। आई फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब स्मॉल यूनिट। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी अगर हम एक हाउसहोल्ड या इंडिविजुअल फर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी किसके लिए है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स is for household or individual firm, तो इकोनॉमिक्स की इस स्टडी को हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई पे फोकस रखिए, आई फॉर इंडिविजुअल। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जैसे डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की हम डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें, अगर मैं टाटा मोटर मान लीजिए, इनके सेगमेंट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अशोका लीलैंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, तो अगर हम टाटा मोटर की डिमांड की बात कर रहे हैं तो वो हमारी स्टडी कैसे है, इंडिविजुअल फर्म के लिए स्टडी हो गई, मतलब माइक्रो। ठीक है, प्राइस एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, एटसेट्रा।
सिंपल वर्ड में हमें याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी हम एक इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो स्टडी आपकी क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ए का मतलब एग्रीगेट, छोटे छोटे माइक्रो को अगर छोटी छोटी फर्म को मिला देंगे तो एक इंडस्ट्री बन जाएगी। तो अगर हम इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें, डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, अब ये स्टडी कैसी हो गई, मैक्रो। बजट की बात करें, कौन सा, गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट बजट लेके आती है, बजट की बात करें, हम जीडीपी की बात करें, हम नेशनल इनकम की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये सारे एग्जाम्पल किस बात के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारे सिलेबस में बेसिकली अगर मैं कहूं तो माइक्रो को लेके कॉन्सेप्ट है, माइक्रो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसे इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस, अगर मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को एक मैनेजर किस तरीके से यूज कर रहा होगा, और वो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के जो एक मैनेजर के लिए यूजफुल है, उस पार्ट को इकोनॉमिक्स के हम क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये माइक्रो पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो सेगमेंट, वो पार्ट जो कि एक मैनेजर को मदद करेगा, किस बात के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अगर हम अपने आपके सिलेबस की बात करें तो उन्होंने आपके सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक है, सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, ये है आपका सिलेबस। ये 5 यूनिट में आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये है आपका। देन है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, देन मार्केट, देन बिजनेस साइकिल। 5 यूनिट है और पांचों बहुत सिंपल है। बेटा मैं अपने सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ यूनिट 2 से, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम क्या क्या पढ़ना है, हमें डिमांड को समझना है, सप्लाई को समझना है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है, इससे रिलेटेड हमें बातें करनी है, और इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 1 है वो हम बाद में करेंगे। थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने इकोनॉमिक्स से लेके कर दी, इन्हीं को डिटेल डिस्कशन वहाँ पर किया गया है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो मैं अभी बहुत थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा, मतलब जो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट पे नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे जाना चाहता हूँ, जिससे आप इंजॉय करो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे, और यूनिट 2 से मैंने नोट्स आपको बनाए हुए हैं। किस तरीके से नोट्स हैं, देखिए आप, मैंने जैसे मीनिंग ऑफ डिमांड, तो मीनिंग ऑफ डिमांड का मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बाद में उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड मैंने बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। अभी तक क्या होता है, जैसे बुक्स वगैरह में अदरवाइज आप देखेंगे तो पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद फिर आप क्वेश्चन करते हो, तो कई बार क्वेश्चन करने के दौरान कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो चुके होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड पे होगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बहुत बेटर तरीके से हो जाएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यही आपका पॉइंट एक स्कोरिंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमें डिस्कस करना है, यूनिट 1 है,
लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ये हमारी यूनिट 1 है, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डिमांड। क्या जानना है हमें? डिमांड क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए तो डिमांड क्या है, तो डिमांड को लेके कई बार अगर बच्चे से कहा जाता है कि बेटा बताइए डिमांड क्या है, तो वो कहता है, देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं डिमांड को। डिमांड को वो कहता है सर विलिंगनेस डिमांड है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो डिमांड हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स टेक, मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, मार्केटिंग का मैं बंदा था, टाटा मोटर्स में, मारुति लेते हैं, मारुति में मैं नया अपॉइंट हुआ और मेरे मैनेजर ने मुझसे ये कहा कि जाओ मार्केट में ये पता डिमांड एनालिसिस करके आओ और पता करके आओ कि कितने लोग मार्केट में, मेरी डिमांड क्या है, मारुति के लिए डिमांड क्या है, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए उनकी एक ब्रेजा के लिए, ब्रेजा के लिए डिमांड कितनी है। बेटा मैं नया एम्प्लॉइज था, मुझे इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी मान लीजिए, तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, मैंने सोचा था डिमांड का मतलब होता है कौन लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, विलिंगनेस क्या है। तो मैंने पूछा कार खरीदना चाहते हो, तो बेटा हर किसी ने मुझे जवाब दिया कि हाँ कार खरीदने की इच्छा तो है, खरीदना तो चाहते हैं। बेटा एक रिक्शे वाला मिला, वो भी कहता हाँ कार खरीदना तो चाहते हैं। ऑटो में था, ऑटो वाले ने भी कहा सर कार खरीदना तो चाहते हैं। छोटा सा एक एम्प्लॉय था, वो भी कह रहा कार खरीदना तो चाहते। कौन बेटा कार खरीदना नहीं चाहते? मैं शाम को जब वापस आता हूँ मैं कहता हूँ सर बहुत डिमांड है मार्केट में, हर कोई कार खरीदना चाहता है। बेटा क्या बताइए, क्या ये वो मेरी डिमांड बनेगी? क्या मैंने सही डिमांड एनालिसिस करी? तो आंसर इज नो। केवल विलिंगनेस होने से डिमांड नहीं बनती, इनकी क्षमता भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस टू बाय ठीक है, एक पार्ट हो जाता है कि हाँ ये डिमांड हो सकते हैं। एबिलिटी टू पे मतलब उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पैसा पे कर सकते हैं। अब मेरे मैनेजर ने मुझे बात समझाई कि नहीं बेटा केवल विलिंगनेस होने से डिमांड नहीं बनेगी, उनकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, पैसा भी। अभी आप रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से, छोटे से किसी एम्प्लॉय से पूछ के आए हो तो उनकी विलिंगनेस तो है बट उनके पास पैसे नहीं है, वो डिमांड नहीं बनेगी। तो मुझे बात समझ में आई, मैंने कहा नहीं यार पैसे भी होने चाहिए तभी तो वो खरीदेंगे। मैं अब फिर मार्केट में निकला, फिर मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कार खरीदना चाहते हो? आंसर देते हैं यस। पैसे हैं? सामने वाला बंदा कहता है बहुत है। विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे। अब बताइए क्या इस व्यक्ति को मैं डिमांड मान लूं? तो अगेन अभी नहीं, क्योंकि पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। नो, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, बट प्राइस मैटर करेगा। भाई अब उसके पास पैसा बहुत है बट वो चाहता है कि हम 5 लाख रुपए की कार खरीदना चाहते हैं, और मेरी कार, अगर मैं ब्रेजा की बात कर रहा था तो मेरी कार 10 लाख रुपए की। वो विलिंगनेस है, एबिलिटी है, पैसा भी है, खरीदना भी चाह रहा है, पैसा भी है, बट क्या मेरे लिए डिमांड बना? नहीं। क्यों? वो उस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहता जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं। तो एक तीसरा इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हो गया, 3 बातें होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अच्छा, अगर ये 3 बातें पूरी हो जाएंगी तो क्या आप प्रोडक्ट परचेज कर लोगे? अभी भी नहीं। देखिए कैसे। चौथी बात जो आती है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। एक कस्टमर है, विलिंगनेस है, वो खरीदना चाहता है, पैसा भी है, प्राइस भी रेडी है कि हाँ जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उस प्राइस पे वो रेडी है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन अभी भी वो डिमांड बनेगा या नहीं बनेगा ये बात डाउट में है। कैसे? क्योंकि चौथी बात अभी बाकी है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वो कस्टमर एक पर्टिकुलर जगह पे चाह रहा है कि आपका प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, सुबह सुबह एक दिन आप जगते हो और टूथपेस्ट आपका खत्म हो चुका होता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल, टूथपेस्ट आपका खत्म हो चुका है। बेटा भारत में टूथपेस्ट को यूज करने के भी तरीके यूनिक होते हैं। तब तक हम टूथपेस्ट को यूज करते रहते हैं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के उसका लास्ट पार्ट भी निकालते हैं। और मजे की बात तो क्या, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा फिर बाद में उसको काट के फिर भी एक आध दिन का काम चला लेते हैं। मान लीजिए हम लोग भी उसी कैटेगरी में थे, एक दिन कल ही खत्म हो गया था वो, बट हमने काट के काम चलाया। ठीक है, अब आज बिल्कुल भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, जगते हैं, पड़ोस की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया मान लीजिए आप क्लोजअप यूज करते हो, भैया क्लोजअप दे दीजिए। वो दुकानदार कहता है कि नहीं सर क्लोजअप तो नहीं है, क्लोजअप अगर आपको चाहिए तो आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।
तो बेटा एक बात बताइए, या क्लोजअप अगर आपको चाहिए तो आपको 5 दिन वेट करना पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताइए, क्या आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाना पसंद करेंगे या 5 दिन वेट करना पसंद करेंगे? अब कुछ बच्चे होते हैं बेटा कलाकार टाइप के, वो कहते हैं नहीं नहीं सर हम तो 5 दिन वेट करेंगे, हम तो क्लोजअप ही यूज करते हैं। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स किसी एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं करती है। इकोनॉमिक्स जर्नल एक कॉमन मैन के बारे में बात करती है, एक रेशनल पर्सन के बारे में बात करेगी। तो रेशनल व्यक्ति क्या करेगा, वो क्या करेगा, बोले चलो छोड़ो क्लोजअप नहीं है तो कोलगेट दे दो। तो अगर आपकी कंपनी क्लोजअप थी और उस जगह पर जहां पर वो कस्टमर चाह रहा था, वहां पर जिस समय पे वो चाह रहा था, अगर आप अवेलेबल नहीं थे तो वो कस्टमर आपकी डिमांड नहीं बना। तो कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चाहता है कि प्रोडक्ट हमारे कितने नियर बाई हमें मिल जाए, कितने पास में हमें मिल जाए, किस समय पर अवेलेबल हो जाए। क्लोजअप के लिए आप वेट नहीं करोगे, आप 10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करोगे। बट अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं बेटा, मान लीजिए आप मर्सिडीज हो, सॉरी आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हो। तो मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, आप शोरूम गए, कानपुर में मान लीजिए शोरूम है, मेरा सेंटर कानपुर में है, तो मैंने कहा मान लीजिए कानपुर में मर्सिडीज का सेंटर है और आप मर्सिडीज के लिए कानपुर से वहां जाते हो। जो कलर आपको पसंद आता है उस कलर के लिए जो शोरूम ओनर है वो कहता है भाई ये तो कानपुर में नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। या वो आपसे कहता है कानपुर में मिलेगा तो आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा बुकिंग चलती है पहले 6-6 महीने की, कई बार बुकिंग रहती है, तो वेट करना पड़ेगा आपको 1 मंथ का। अब बताइए अब वेट करेंगे आप नहीं करेंगे? हाँ अब आप वेट करेंगे। तो मतलब क्या है बेटा, सीखा हमने यहां से क्या कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को जो आपका प्रोस्पेक्ट कस्टमर है वो कहां पर चाह रहा है, किस समय पर चाह रहा है, अगर उसके हिसाब से आप उस जगह पर और उस समय पर अवेलेबल होगे तब तो वो पर्सन आपकी डिमांड बनेगा, वो कस्टमर आपकी डिमांड बनेगा, अदरवाइज वो कस्टमर आपकी डिमांड नहीं बनेगा। मतलब सिंपल वर्ड में कह दूं कि कोई किसी बिजनेस के लिए कोई पर्सन डिमांड कब बनेगा, व्हेन विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वो प्राइस भी प्राइस के साथ रेडी होना चाहिए और एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। विलिंगनेस है, एबिलिटी है, प्राइस के साथ भी सेटिस्फाई है, लेकिन जिस जगह पर और जिस समय वो चाह रहा है, अगर उस जगह पर और उस समय पर अगर आप अवेलेबल नहीं होगे ना तो वो प्रोडक्ट वो पर्सन आपकी डिमांड नहीं करेगा। तो ये 4 बातें अगर सेटिस्फाई होंगी तो डिमांड, तभी इसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग able to purchase at various prices during a period of time। 5 एलिमेंट ऑफ डिमांड, सिंपल वर्ड में अगर मुझे समझना है डेफिनेशन को तो ये 4 चीजें अगर इकट्ठी हो जाएंगी, ये 5 एलिमेंट इस वजह से लिखा हुआ बेटा प्लेस और टाइम को अलग अलग करके मैंने उसको एक साथ कर दिया। तो क्या क्या है बेटा, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे at a particular price and at a particular place and time। अगर ये सारी बातें इकट्ठी सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो व्यक्ति आपकी डिमांड बनेगा। सर क्यों जानना चाहते हैं हम डिमांड? बेटा जब अगर मुझे सही डिमांड एस्टिमेट होगी उसी के हिसाब से तो मैं प्रोडक्शन करूं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे ज्यादा डिमांड पता चल जाए, मेरा प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ये भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक सिचुएशन है। या मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो, तो अगेन मेरी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, बिजनेस एक अच्छा मैनेजर क्या चाहता है कि एक अच्छे डिसीजन मेकिंग क्या है कि हम उतनी ही डिमांड एस्टिमेट करें, उतना ही प्रोडक्शन करें जिससे ना कुछ एक्सेस बचे और ना कुछ कम। ठीक है, इस वजह से जरूरी हो जाता है डिमांड एनालिसिस। कह रहा है अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिमांड को लेके कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू, 4 बातें कही गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एक कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा और ए बी सी डी में से जो आंसर आपको सही लग रहा है वो नोट कर लीजिएगा। बाद में टॉपिक के बाद में मैं आपको आंसर्स दे दूंगा, वहां से आप टैली कर लीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करता चलूंगा आपके साथ में, आप भी करते चलिए। अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में आप मुझसे डिफर है, आप वो नोट कर लीजिए, आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, बाद में हम उनको चेक करेंगे। चलिए, डिमांड फॉर द कमोडिटी रिफर्स टू, देखिए ये एक एक 2-2 क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के बाद करेंगे, बाद में हम क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दे देंगे, वो प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमें एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, कह रहा डिमांड फॉर द कमोडिटी रिफर्स टू डिजायर
backed by ability to pay for the commodity। देखिए डिजायर है और एबिलिटी, दो चीजें होंगी, नहीं क्या डिमांड बनेगी? नहीं, जब तक वो चार पांच चीजें पूरी सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक डिमांड नहीं बनेगी। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, नो अभी भी नहीं। कह रहा था क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। अब देखिए बेटा केवल प्राइस पे एग्री कर रहा है, नहीं ये भी नहीं, अभी टाइम पे ये सारी बातें इकट्ठी होनी चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो डिमांडेड कह दिया मतलब विलिंगनेस भी होगी और वो प्राइस भी रेडी होगा पे करने के लिए, और ड्यूरिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस भी उस सेटिस्फाई है कि जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो एग्री है, और पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर डी। आप बाद में चेक कर लेंगे, अगर आपको कोई और लग रहा होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, आंसर हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का बनता है? डिमांड इज द desire for the commodity given its price and those of related commodity। नहीं ये डिमांड की बात नहीं। the entire relationship between the quantity and the price of the goods other things remain the same। देखिए बहुत कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया है, ये जो बातें कही गई ये लॉ ऑफ डिमांड की बात कही गई, ठीक है। यहाँ पर डिमांड की बात नहीं, हम केवल डिमांड जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिमांड पूछा, डिमांड किसे कहते हैं? तो डिमांड सिंपली चार बातें जब सेटिस्फाई होंगी तो डिमांड बनेगी, विलिंगनेस, एबिलिटी, पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस एंड टाइम। अगर ये बातें होंगी तो डिमांड बनेगी, अदरवाइज डिमांड नहीं बनेगी। विलिंगनेस टू पे फॉर गुड्स इफ इनकम इज लार्जर इनफ, नो एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड्स। अब देखो बेटा इसमें चार बातें हमें पूरी सेटिस्फाई नहीं नजर आ रही। कई बार क्या होता है हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको लगता है यार ये तो सब सही है या सब गलत है, तब उसमें हमें आंसर कैसे करना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। फिर से एक बार पढ़ते हैं। डिजायर फॉर द कमोडिटी गिवन इट्स प्राइस, दोज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यस इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब आप कहोगे सर कैसे? हमें तो डाउट लग रहा है क्योंकि आपने इसको अभी क्या बताया था? लॉ ऑफ डिमांड। देखिए आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है? थिंग्स रिमेन द सेम, कांस्टेंट। ये बात से लॉ ऑफ डिमांड पे आपका माइंड जा रहा है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और एक लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बट वो लॉ ऑफ डिमांड ये भी एक बात और बताता है कि प्राइस को कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। वो लॉ ऑफ डिमांड की बात करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर क्या कहा है? द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर द गुड्स अदर थिंग रिमेन द सेम। उसके रिलेशनशिप की बात कर रहा है, पूरे रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो ये हम डिमांड इसको कह सकते हैं। ये मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाद में हम आंसर देखेंगे। मैं भी आंसर देख के नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे अंदर वो फीलिंग आए कि आखिर कोई सिचुएशन कभी कंफ्यूजिंग आएगी तो हमें किस तरीके से आंसर करना है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है जिसमें सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अब हमें क्या आंसर करना होगा अब देखेंगे। लास्ट में मैं आपको आंसर दूंगा, डोंट वरी। मुझे अभी क्या लग रहा है? बी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, हमने डिमांड डिस्कस कर लिया। व्हाट डिटरमिनेंट्स डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड पे फर्क डालते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जरूर बनेगा 100%। बेटा ये कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड पे फर्क डालते हैं, बहुत ही आसान। पहले आप समझ लीजिए सारी बातें। नोट्स आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सएप पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। नोट्स बहुत सॉलिड बने हुए हैं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। और अभी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप केवल देखिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जिससे अगली क्लास में आप नोट्स के साथ बैठें, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो डिमांड पर फर्क डालते हैं, वो इस तरीके से दिए गए। कह रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड
प्रेफरेंसेस, और E is for future expectation about the price. E is for future expectation about the price and O other factors. ये सारे फैक्टर हैं जो डिमांड पे फर्क डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये तो बेटा सिंपल है, कमोडिटी का प्राइस डिमांड पे जरूर फर्क डालेगा। एक चीज और समझिएगा, जब हमें डिमांड एनालिसिस की बात करनी है ना, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। तो एक बात बताइए, अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है? ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है। या प्राइस चीजें महंगी हो जाती है तो वो कम परचेसेस करता है। तो प्राइस का डिमांड पे क्या फर्क है? प्राइस का डिमांड पे क्या फर्क है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। एक बात और समझिएगा, जब भी प्राइस के रेफरेंस में आप डिमांड चेंज की बात करोगे तो आप क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करोगे। हम जानेंगे आगे क्यों। और प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं उनके रेफरेंस में अगर आप डिमांड के चेंज की बात करोगे तो आप डिमांड वर्ड यूज करोगे। अभी आप मान लीजिए बस ऐसा करते हैं, आगे हम इस बात को समझेंगे। तो हमने यहाँ प्राइस से रिलेटेड क्या बातें सीखी? हमने अगर सीखा है डिमांड में कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी? कम होगी। और अगर प्राइस कम होगा तो वो क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप नोटबुक यूज कर रहे हैं, आप सारी चीजें, अभी नोट्स नहीं है आपके पास, आप सारी चीजें नहीं लिख सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, हेडिंग डालिए बस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, फिर पहली हेडिंग डालिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और बस इतना नोट कर लीजिए एरो बना के कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है? इनवर्स। पहली बात खत्म। ठीक है, कह रहा कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड। कैसी है? इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेटेड कमोडिटी का क्या मतलब होता है? अब देखिए, हमारी जो कमोडिटी है जिसकी हम डिमांड जानना चाहते हैं, जैसे अगर मैं मारुति का बंदा था तो मारुति की डिमांड में जानना चाहता था। तो अगर मैं एक कमोडिटी जिसकी हम डिमांड जानना चाहते हैं वो हमारी मेन कमोडिटी हो गई, उससे रिलेटेड कमोडिटी में, अब मेन कमोडिटी के प्राइस चेंज होते हैं वो पार्ट कॉन्सेप्ट प्राइस पॉइंट 1 में कवर अप हो गया। बट अगर रिलेटेड कमोडिटी का मतलब है, रिलेटेड कमोडिटी का मेरी कमोडिटी नहीं बट मेरे से रिलेटेड कोई कमोडिटी है, अगर उसके प्राइस में अगर कोई चेंज होता है तो हमारे डिमांड पे क्या फर्क आता है, ये सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है। अब अगर हम रिलेटेड कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि भाई एक कमोडिटी का दूसरे से रिलेशन कौन कौन से होते हैं। तो दो तरीके के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है, और दूसरी रिलेशनशिप होती है, सेकेंड रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट्स का। सेकेंड क्या है? सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्पीटिंग गुड्स। सेकेंड क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट या कॉम्पीटिंग गुड्स। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है ना, इसको हम सिंपल वर्ड में समझेंगे, इसको हम सिंपल वर्ड में समझेंगे, हम साथ हैं, हम साथ हैं। मतलब एक कमोडिटी का कोई दूसरी कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री तब होगी जब दोनों का कंजम्पशन साथ साथ में किया जाएगा। जैसे टी एंड शुगर। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? टी एंड शुगर। ये क्या है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमें क्या ध्यान रखना है? हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मतलब जिनका कंजम्पशन साथ साथ में होना है। अभी हम जानेंगे कि इंपैक्ट क्या होता है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? सब्स्टिट्यूट या कॉम्पीटिंग गुड्स। मतलब है एक कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी दूसरे की जगह पर यूज हो सकती है, सब्स्टिट्यूट है दोनों एक दूसरे के। जैसे अगर मैं यहां पर इनकी बात करूं तो टी एंड कॉफी, टी और कॉफी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। अब समझते हैं, अब यहां पर समझते हैं रिलेशन क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है टी, मेरा प्रोडक्ट क्या है? टी, और एक कोई दूसरा प्रोडक्ट शुगर। तो
शुगर टी की कॉम्प्लीमेंट है। अब टी के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, टी के प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तब डिमांड पे क्या चेंज होगा, पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है। अब किस में चेंज हो रहा है, शुगर के प्राइस में चेंज हो रहा है। अगर शुगर के प्राइस बढ़ जाते हैं, शक्कर महंगी हो गई, बेटा बताइए, आपने घरों में अक्सर देखा होगा अगर शक्कर महंगी हो जाती है तो मदर घर में, खासतौर से जब फादर चाय बनाने के लिए कहेंगे तो मदर एक बात जरूर कहेंगे, आप तो दिन भर चाय ही पीते रहते, देख रहे हो शक्कर कितनी महंगी हो गई। हाँ या ना, वो 3 इडियट मूवी देखी ना, मूवी, उसमें वो भिंडी सुनार की दुकान पे मिलेगी, इसी तरीके की कहानी कि अगर शुगर महंगी हो जाएगी ना तो शक्कर, देखिए आप डिमांड किसकी जानना चाहते हो, ध्यान रखिएगा ये बेस आपको क्लियर करना है, आप डिमांड जानना चाहते हो टी, लेकिन प्राइस किसका चेंज हो रहा है, शुगर। तो अगर शुगर महंगी हुई तो टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी। बेटा इकोनॉमिक्स अगर समझना है तो बस कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाइए। तो शुगर मतलब शुगर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मेरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। इसके प्राइस बढ़े हैं और इसकी डिमांड कम हुई है, ध्यान रखना। शुगर के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो जाती है, दैट इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। या वाइस वर्सा, अगर शुगर सस्ती हो जाए तो हो सकता है इसकी कंजम्पशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखिए बेटा, कई बार बच्चा होते ना कुछ शरारती बच्चे, वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ तो सर कितनी भी शक्कर महंगी हो जाए हम तो चाय सर उतनी ही पियेंगे। बेटा वो आप एक्सेप्शन हो, इकोनॉमिक्स आपके लिए नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शन की बात ही नहीं करती इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। जनरली ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होगा कि अगर शुगर महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, टी की डिमांड पे क्या होगी, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट के केस में इनवर्स रिलेशन। अब आपको याद आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, वैसे मैंने यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर मैं समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, अगर कॉम्प्लीमेंट की हमने बात कर ली, कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा, कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा कि प्राइस किसके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और अगर ये कम होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़। ठीक है बच्चों, अब अगली बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो हमने एग्जांपल में क्या लिया हुआ था, सब्स्टिट्यूट के केस में टी, हम मान लीजिए टी की डिमांड जानना चाहते हैं, और कॉफी, तो प्राइस किसका चेंज होगा, कॉफी, कॉफी का प्राइस बढ़ा या कॉफी का प्राइस कम हुआ, टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा कॉफी सस्ती हो गई तो जनरली होगा क्या कि अभी क्या है मार्केट में कि कॉफी थोड़ी सी महंगी है तो वो कॉफी को प्रेफर नहीं करते, वो टी को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉफी महंगी है। अगर कल के दिन, अगर वो दिन में 4 बार आप टी यूज कर रहे होगे तो 1 बार कॉफी यूज करोगे, ठीक है। बट अगर कॉफी सस्ती हो जाए तो फिर होगा क्या कि वो लोग जो कॉफी कम पी रहे थे या कॉफी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, अब वो टी को छोड़ के किसकी ओर मूव कर जाएंगे, कॉफी की ओर। तो कॉफी के प्राइस कम होने से कॉफी की डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका टी पे डिमांड पे क्या होगा, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो सब्स्टिट्यूट में सेम रिलेशन, मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम तो हमारी भी डिमांड कम, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारी भी डिमांड बढ़ गई। अगर कॉफी महंगी हो जाए तो जो एक आध बार भी हम कॉफी पी रहे होते उसे भी हम बंद कर देंगे, हम कहेंगे चलो यार अब चाय ही यूज करते हैं, मतलब हमारी चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल वर्ड में क्या याद रखोगे, अगर आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम पे, तो यहाँ डायरेक्ट या सॉरी यहाँ इनवर्स, यहाँ डायरेक्ट, इनवर्स डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स। देखिए ध्यान देना, कई बार कंफ्यूजन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री हमें लगता है साथ साथ हमें यूज करना, तो हमें लगता है इनमें डायरेक्ट रिलेशन होगा, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स और सप्लीमेंट्री में डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, बेटा क्या होगा,
बताइए मुझे, हाउस होल्ड की अगर इनकम बढ़ती है, जनरल आंसर करिए, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाए, बट सारे गुड्स के लिए। अगर गुड्स, आगे हम एक कैटेगरी डिस्कस करेंगे इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स है, तो उनके केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जरा हम देखते हैं, यहां पर मैंने बात करी है इनकम ऑफ हाउस होल्ड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन केस ऑफ नॉर्मल ऑब्लिक लग्जरी गुड्स, अगर गुड्स कैसे हैं, नॉर्मल है या लग्जरी, डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द हाउस होल्ड इनकम एंड वाइस वर्सा। मतलब मैं कहूं कि नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम, इनकम को मैं वाई से यहाँ पर इनकम को कैसे करें, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। कह रहे इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीज इन द वन, ठीक है, डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पर कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और नेसेसरीज में कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं। सर नेसेसरीज का मतलब क्या होता है, जैसे मेडिसिन है बेटा, अगर मेडिसिन सस्ती हो जाए या इनकम तुम्हारी बढ़ जाए, सस्ती छोड़ो, इनकम अगर बढ़ जाए तुम्हारी, तो क्या ज्यादा मेडिसिन खाना शुरू कर दोगे, या इनकम अगर कम हो जाए तो क्या मेडिसिन खाना बंद कर दो। तो मेडिसिन नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी जो होती है वो इनकम इनइलास्टिक होती है। आप आगे पढ़ोगे इनकम इलास्टिसिटी, वहां इस बात को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सॉल्ट का, नमक। एक बात बताओ, आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो नमक ज्यादा खाने लगोगे, या इनकम कम हो जाएगी तो नमक कम खाने लगोगे, नहीं, वो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी में हम इनकम का इंपैक्ट नहीं पड़ता, इनकम चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये इनकम है, इनकम में हमने तीन बातें सीखी कि जो नॉर्मल गुड्स और लग्जीरियस गुड्स हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और नेसेसरीज में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर आपके फेवर में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए, फेवर में, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज का मतलब फेवर में, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर नेगेटिव में चेंज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फैशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड एंड गुड्स विच आर मोर इन फैशन डिमांड, हायर डिमांड देन द गुड्स। देखिए फैशन का एक एडवर्टीजमेंट मेन रोल प्ले करता है। देखिए कई बार किसी कमोडिटी को हम केवल इस वजह से परचेज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि हमने एड में देखा होता है। आप देखते हो ना एड एक्स का, तो कई बार वो क्या करते हैं ना, डिओड्रेंट का, एक्स डिओड्रेंट का, वो क्या करते हैं, उनको एड में देखा, देखो बेटा जब तक डिओड्रेंट नहीं चलते थे तो क्या लोग सब बदबू ही दे देते क्या। डिओड्रेंट ज्यादातर लोग हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि हमने उनको एड में देखा हुआ है। और मजे की बात क्या ना, कुछ लोगों के लगाने का भी तरीका होता है, क्रॉस बना के। कई बार तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना कि काश एक बार वैसा हो जाए जैसा एड में होता है। बेटा वो बस एड में होगा, इस सोच के डिओड्रेंट मत यूज करना, समझे मेरी बात को। तो मतलब अगर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके फेवर में चेंज हो जाएगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, और आपके अगेंस्ट में होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, सॉलिड एग्जाम्पल है, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, पेप्सी। बेटा अगर आज से 15 साल पहले की बात करें, तो बिफोर 15 साल पहले की बात अगर हम करें तो कोल्ड ड्रिंक केवल गर्मियों के दौरान यूज करी जाती थी, लेकिन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उन्होंने देखिए किस तरीके से माइंड मेकअप किया, प्यास बुझाए, प्यास बुझाए, प्यास बुझाए, प्यास बुझाए। धीरे 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 लोगों का माइंडसेट, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ, और आज की सिचुएशन क्या हो गई कि जब भी हम जंक फूड यूज करेंगे हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। मतलब धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक ने प्यास बुझाने वाली एक कैपेसिटी जनरेट कर दी है हमारे में। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया कि अगर हम फास्ट फूड यूज कर रहे हैं हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। पहले लोग गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक यूज करते थे, आज गर्मी सर्दी का फर्क नहीं पड़ता, सर्दियों में भी यूज करते हैं। पहले लोगों को लगता है कि यार प्यास हमारी पानी से बुझती थी, आज हम लोगों को लग रहा है नहीं, कोल्ड ड्रिंक से भी हमारी प्यास बुझ सकती है। मतलब लोगों का टेस्ट, सिंपल वर्ड में कहूं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है, किसके फेवर में, कोल्ड ड्रिंक के फेवर में। और इससे इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि उनकी डिमांड क्या हो गई, बढ़। यस, तो नेक्स्ट हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस।
बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जनरल नियम रूल क्या कहता है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन कई बार फ्यूचर में अभी प्राइस बढ़ा, फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, अभी प्राइस बढ़ा है, फ्यूचर में प्राइस के और बढ़ने की संभावना है, तो अभी बढ़े हुए प्राइस पे भी डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे हमने क्या सीखा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। प्राइस बढ़ा लेकिन अभी और बढ़ने की संभावना है, इस वजह से बढ़े हुए प्राइस पे भी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अदर फैक्टर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया, यहाँ पर पॉपुलेशन ह्यूज है, तभी देखिए जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस, सबको इंडिया में आना चाहता है क्योंकि वहां इन्हें बहुत स्कोप मिलता है। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि उस पॉपुलेशन में कौन से ग्रुप हैं, मतलब कितना बच्चा है, कितने यंग हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, इसका भी फर्क पड़ता है। देखिए अगर किसी पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो अगर आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए है तो वहां डिमांड बढ़ जाएगी बट आपके प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन में किसी कंट्री की पॉपुलेशन में यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, जैसे भारत के केस में यंगस्टर्स, इसमें यंग इंडिया कहते हैं, भारत यंगस्टर्स बहुत हैं, तो अगर यंगस्टर बहुत है तो अगर आपका प्रोडक्ट जो यंगस्टर्स के लिए है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सर हम ये क्यों सीख रहे हैं बेटा, हम बिजनेस रन करने के लिए मैनेजर को ये बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा, अगर ऐसा है तो हमारा प्रोडक्ट ये होगा, तो इससे हमें डिमांड एस्टिमेशन में आसानी रहेगी। एक मजे की बात आपको बताऊं बेटा, कभी आपने वो जोड़ों में दर्द के लिए, घुटनों में दर्द के लिए जो मेडिसिन आती हैं या दवाई आती हैं कुछ वगैरह, तो उनका एड देखा है, डॉक्टर ऑर्थो। बेटा एक बात मुझे समझ में नहीं आई, दर्द किसके हो रहा है, 60 साल के दादाजी या दादी जी के लिए, और वहां उनके लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, और एडवर्टीजमेंट में 18 इयर्स की मॉडल का क्या लेना देना। एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा कराया जा रहा है, 18 इयर्स या 20 इयर्स की मॉडल के द्वारा। ये जो बेटा बिजनेसमैन होते हैं ना, इकोनॉमिक्स को या आपके नेचर को बहुत, देखो मैंने कहा था ना इकोनॉमिक्स इज स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, वो आपके ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, उन्हें पता है कि इस समय टीवी स्क्रीन पे ज्यादातर लोग यंग होंगे, वो अपने लिए तो नहीं खरीदेंगे, उनके घुटनों में दर्द नहीं है, बट हो सकता है उनके घर में उनके दादाजी दादी जी हो जिनके घुटनों में दर्द हो, तो और जब वो उस एड को देखेंगे तो वो परचेस करेंगे। अच्छा सर, अगर उस एड में बूढ़े दादाजी से ही एड करा दिया जाता, बेटा एक ह्यूमन नेचर है कि लाइक माइंडेड पीपल्स आर फ्रेंड, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे सोचने वाले लोग दोस्त होते हैं, और हमें हमारे जैसा ही अच्छा लगता है। अगर हम यंगस्टर्स हैं तो हम यंगस्टर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो हो सकता है अगर टीवी में वो एड किसी बुढ़े से कराया गया होता ना, मॉडल से, तो जो यंगस्टर्स बैठे होते वो एड को नहीं देखते, लेकिन वो 18 इयर्स 20 इयर्स की लड़की से मॉडल से कराया गया ना, तो वो जो यंगस्टर्स होंगे वो चैनल चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि एडवर्टीजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो अगली बात आ गई कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में किस ग्रुप के, किस एज ग्रुप के कौन कौन से लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकम, वो कहते हैं ना अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पैसा कुछ ही लोगों के पास होगा और उनके पास वो रिसोर्सेस होंगे, ज्यादा डिमांड नहीं। बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए ये सारी बातें रीड कर लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, बाकी आप फिर एक बार करिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब कॉम्प्लीमेंट का हम साथ साथ, सब्स्टिट्यूट का मतलब जहां तुम हो वहां हम नहीं है, ठीक है बेटा। तो सब्स्टिट्यूट क्या है, टी एंड शुगर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, मतलब ये सारी चीजें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, एक को छोड़ के। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है डिटर्मिनेंट्स, इनकम है, क्वांटिटी सप्लाई नहीं बेटा, क्वांटिटी सप्लाई डिटरमिनेंट है, क्वांटिटी सप्लाई से डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है इससे डिमांड का कोई, डिमांड का सीधा सीधा इंपैक्ट, वो 4-5 बातें और ये फैक्टर, इन चीजों पे ही डिमांड का फर्क पड़ेगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था किसको छोड़कर, तो बाकी सारी चीजें डिटरमिनेंट है, बी डिटरमिनेंट नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की,
और 5 में क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ द पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द कोक एंड 7 द डिमांड फॉर द, देखिए कोक या 7 अप की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो पेप्सी एक प्रोडक्ट हो गया, कोक या 7 अप की डिमांड जाननी तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, और ये दोनों कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट है। और मैंने आपसे कहा था सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, मतलब अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ, पेप्सी का प्राइस कम हुआ, तो कोक और 7 अप की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा जरा देखते हैं, कोक विल डिक्रीज, 7 अप विल डिक्रीज, कोक एंड 7 अप विल इंक्रीज, कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, दोनों ही सब्स्टिट्यूट हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following is an incorrect statement? When the goods are substitute, substitute है बेटा, बस यहीं से ध्यान दे देना, सब्स्टिट्यूट है तो रिलेशन कैसा होगा, कैसा रिलेशन होगा, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट, ठीक है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, तो करेक्ट है बेटा ये, यस ये करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है, मतलब ये करेक्ट है स्टेटमेंट। व्हेन कमोडिटी आर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है तो इनवर्स, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन will cause the demand of the other to rise, हाँ ठीक है, एक का प्राइस कम हो रहा है दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ये भी ठीक है। as the income of the consumer increases the demand for the commodity increases always and vice versa, देखो हमेशा नहीं, इंक्रीज होती है बट ऑलवेज यूज करके इसको डाउटफुल बना दिया, अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे। व्हेन अ कमोडिटी बिकम्स फैशनेबल पीपल रिफर टू बाय इट एंड देयरफॉर इट्स डिमांड इंक्रीजेस, हाँ ये बात तो सही है, इसकी डिमांड क्या होती है, अगर फैशनेबल हो जाएगी तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड बढ़ जाएगी, उसका जो आंसर होगा सी, सी में ऑलवेज वर्ड यूज करके इसको गलत कर दिया, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे थे कि जहां पर कोई चेंज नहीं आता था इनकम का, कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर इनवर्स चेंज आता था। व्हेन टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी whose price has fallen increases is due to, when total demand for the commodity whose price has fallen is due to income effect, substitution effect, complementary, तो प्राइस इफेक्ट, प्राइस की वजह से ही आपकी डिमांड में चेंज हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने बात कर लिया, हमने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है, देन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आए, इकोनॉमिक्स में हमने बात करी थी माइक्रो मैक्रो, देन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में आए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने बेसिक चैप्टर अभी नहीं किया, फर्स्ट चैप्टर हमने यूनिट 2 से स्टार्ट करी है, चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस की हमने बात, डिमांड की हमने बात करी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की हमने बात करी, हमने कुछ क्वेश्चंस किया, आज की क्लास में हम नहीं रखेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। चलिए, आपको अगर वीडियो बढ़िया लगी हुई हो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।